नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। पीएम मुद्रा योजना के तहत 17 लाख करोड़ रुपए की राशि के 32 करोड़ से ज्यादा ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इससे भारत के उद्यमियों को मजबूती मिलेगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ये जानकारी हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने रीट्वीट करके दी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे और मध्यम उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। योजना के चलते साल 2015 से 2018 के बीच 1.25 करोड़ अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए। हरियाणा के गृह, स्वास्थ्य एवं स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने आज नेशनल हाईवे सिटी रोड से 3 करोड़ 96 लाख की लागत से बनने वाली 1.5 किलोमीटर से ज्यादा के सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। वहीं 3 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने सरकार द्वारा बेटियों की शादी 18 से 21 साल करने गुरनाम सिंह चढ़ूनी द्वारा पार्टी लॉन्चिंग पर भी अपना बयान जारी किया है। अब ओवैसी की समझ के ऊपर तो सारे देश में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। वो चीजों को सही संदर्भ में सोच नहीं सकते। सरकार ने बहुत कुछ सोचकर लड़कियों की शादी की उम्र को 21 साल किया है, ताकि लड़की पूरी तरह से समझदार हो जाए और वयस्क हो जाए और वो सब चीज़ों को समझने लगे। सब गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है। पहले ये कहते थे हम सियासत में नहीं आएंगे। देखिए, हर आदमी को छूट है। हिंदुस्तान में प्रजातंत्र है। एक आदमी भी पार्टी बना सकता है, 2 वाला भी बना सकता है, 100 वाला भी बना सकता है। कोई भी बनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पंजाब में कैप्टन के साथ गठबंधन हो गया है, कितना बेनिफिट मिलेगा? पंजाब में भाजपा और अमरिंदर सिंह गठबंधन पूरी तरह से विजय प्राप्त करेगा और वहाँ पर इस गठबंधन की ही सरकार बनेगी। किसान आंदोलन खत्म होते ही टोल शुरू हो गया है और टैक्स के रेट में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। इस फैसले को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर जमकर हमला बोला कि वो पंजाब हो या हरियाणा, दोनों जगह अगर आप हरियाणा के भी सारे टोल देखेंगे तो मोदी सरकार, खट्टर सरकारों ने 20% तक टोल में वृद्धि की। याद करिए, 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी का बयान आपके टेलीविजन चैनल और अखबारों में छपा कि टोल नहीं बढ़ाएंगे और 72 घंटे के अंदर ही 20% टोल में बढ़ोतरी कर आम जनमानस पर बोझ लाद दिया गया। क्या इस प्रदेश में अब मुख्यमंत्री खट्टर साहब की जबान की कोई कीमत है या वो केवल झूठ बोलने का काम ही करते हैं, बरगलाने का काम ही करते हैं? ये बात और हमारा ये निवेदन है कि अब जब थोड़ा सा व्यवसाय धंधा दोबारा से हरियाणा का पटरी पर आने लगा है, तो ऐसे में किसान हो या गरीब हो या व्यापारी हो या दुकानदार हो, उस पर टोल का ये जो बोझ डाला है, इसे बगैर देरी के वापस लिया जाना चाहिए। सर, प्रश्न संस्कृति का हिस्सा है। जब अहंकार सर चढ़कर बोलना लगे तो आप इंसान को इंसान नहीं समझते। पहले आप किसानों को, मजदूरों को, पत्रकारों को, याद करिए एक पत्रकार को गाड़ी के टायरों के नीचे कुचलते हैं। भाजपा के केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे और उनके चहेते लोग के गृह मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता। अब वो पत्रकारों को गालियां दे रहे हैं, पीट रहे हैं। ये दिखाता है कि अहंकार जो है वो अब भाजपाई संस्कृति बन गया है। ये उनके सर चढ़कर बोल रहा है, पर ये जान लें, ना रावण का अहंकार बचा, ना कंस का, ना दुर्योधन का। तो आज के कलयुग में इंसान का अहंकार कैसे बच पाए? पैची दो, नौकरी लो, रुपये दो, नौकरी लो। नौकरियों की बोली लग रही है। 1 करोड़ रुपया दो, HCS अधिकारी लग जाओ। 50 लाख रुपया दो, तहसीलदार लग जाओ। 20 लाख रुपया दो, स्टाफ नर्स, ANM, BLDA लग जाओ।
अब नौकरियों की बोली लगी है। हरियाणा के बच्चे पूछने लगे हैं उन डिग्रियों को जला दें या उन डिग्रियों को रखें। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाएं, स्कूल में जाएं, या फिर अपने माँ बाप को कहें कि किसी प्रकार से भी पैसा अर्जित करो और वो अटैची भाजपा जजपा के यहाँ चढ़ाओ और बदले में नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि अब तो ये भी साबित हो गया है कि बगैर पेपर दिए, बगैर फिजिकल परीक्षा में दिए अगर पैसे दे दो तो आपकी नौकरी में भर्ती हो जाती है। हमने देखा मेल कांस्टेबल में जो हुआ, 24 पेपर 3 दिन, उनकी बराबरी कैसे करोगे? और कम नंबर वाले पास हैं और ज़्यादा नंबर वाले फेल हैं। बच्चों ने तो अब दरखास्त भी दायर की, हमने वो पेपर भी रिलीज़ कर दिए उनके, मैंने ही किए थे, कि 65 नंबर वाला फेल और 55 नंबर वाला पास। खट्टर साहब का और दुष्यंत चौटाला का ये नया हिसाब है कि 65 कम होते हैं और 50 ज़्यादा होते हैं। हरियाणा के जगाधरी पहुंचे श्रम रोजगार मंत्री अनूप धानक ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत रोजगार मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस मेले में प्राइवेट कंपनियों, इंडस्ट्री से जुड़ी 30 कंपनियां और संस्थान हिस्सा ले रहे हैं और 550 लोगों ने रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। विधानसभा में विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम मुद्दे उठाना है। वहीं उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन समाप्त हो चुका है, उनकी जो अन्य मांगे हैं वह किसान संगठनों के साथ बैठकर तय कर ली जाएंगी। सर, कल शीतकालीन सत्र में जिस प्रकार से विपक्ष ने सवाल उठाए, चाहे वो किसान आंदोलन का मुद्दा था, मुआवजा देने की बात हो, उनको शहीद का दर्जा देने की बात हो, उसको लेकर क्या कहेंगे? विपक्ष का काम होता है मुद्दे उठाए हैं, और जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है, किसान आंदोलन वापस हो गया है और जो उनके जो 3 कानून थे, कृषि कानून थे, वो वापस ले लिए गए हैं। और जो भी बात है वो किसानों के संगठनों के साथ बैठ के हरियाणा सरकार के लिए जो बात हो चुकी है और केंद्र में से। पलवल से पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता करण दलाल ने कहा है कि किसी भी अधिकारी को पैसे देकर खरीदा जा सकता है। फरीदाबाद और पलवल जिले में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि लोग बीजेपी की सरकार बनाकर पछता रहे हैं, उनके साथ आए दिन लूटमारी हो रही है। करण दलाल बल्लभगढ़ में कांग्रेसी कार्यकर्ता के घर पहुंचे हुए थे, जहां पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था। में पैसा देकर के किसी भी अधिकारी के ईमान को खरीदा जा सकता है। तमाम के तमाम हमारे दोनों जिलों में जो भ्रष्टाचार है वो पूरी तरह से व्यापक है। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैल रहा है, अफसरशाही हावी हो रही है। जनप्रतिनिधि वो लोगों को सामने आने की बजाय अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं और उसका नतीजा इस दोनों जिलों के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो भ्रष्टाचार की सीमाओं को भारतीय जनता पार्टी के राज में बिल्कुल व्यवस्था लांघ चुकी है और बहुत बुरे हाल में हमारे लोग सरकार बना करके बुरी तरह से पछता रहे हैं। उनके साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। इस भ्रष्ट सरकार को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने का अब ये समय हमारा शुरू हो चुका है। सरस्वती नदी को धरा पर लाने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं सरस्वती नदी के किनारों पर पर्यटन स्थल को भी विकसित किए जाने की सरकार की योजना है। यमुनानगर में पंचकुला हाईवे पर सरस्वती बौद्ध सौंदर्य विहार की स्थापना की जाएगी। यमुनानगर पहुंचे हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच ने बताया कि इसके लिए स्थान का चयन किया गया है। हाईवे पर सरस्वती बौद्ध सौंदर्य विहार की स्थापना की जाएगी, जिस पर 1.25 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि अब सरस्वती नदी को धरा पर लाने की दिशा में काम चल रहा है, जो अगले साल मध्य तक शुरू हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि ये विश्व का पहला ऐसा उदाहरण होगा जब नदी को धरा पर लाया जाएगा और इससे किसानों को भी लाभ होगा। ऊपर सरस्वती बहुत सुंदरीय विहार वाटिका एक तरह से हम बनाना चाहते हैं, जिसको रिवर फ्रंट हम अगर अंग्रेजी में कहें तो रिवर फ्रंट टाइप यहाँ पर डेवलप करना चाहते हैं, ताकि दूर दूर से पर्यटक सरस्वती के ऊपर आए और यहाँ पर नौका विहार करें और यहाँ पर बच्चों के साथ घूमने के लिए एक तरह से एक पूरा टूरिस्ट एंगल से भी हम उसको डेवलप करना चाह रहे हैं। और हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट, तो प्रोजेक्ट को लेकर पूरी संजीदगी से लेकर टीम लगी हुई है
सरस्वती किस तरह से दोबारा से पुनर्जीवित हो, इसको लेकर भी पूरी टीम लगी हुई है। तो सारा काम हमारा ठीक उस पर है और पूरी टीम इसमें। हरियाणा में शीतलहर के चलते स्कूलों के टाइम में भी बदलाव किया गया है। अब स्कूलों में 20 दिसंबर से बच्चों की कक्षाएं 10 बजे से लगा करेंगी, जबकि अध्यापकों को सुबह 9:30 बजे पहुंचना होगा। इस बाबत हरियाणा में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश जारी भी कर दिए हैं। जानकारी देते हुए फतेहाबाद के जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद सिहाग ने बताया कि अब नए शेड्यूल के अनुसार ही स्कूल खुलेंगे और छुट्टी होगी। आज जो हमें पत्र प्राप्त हुआ है उसके अनुसार 20 तारीख से यानी सोमवार से स्कूल का टाइम 9:30 से 2:30 बजे तक जो है 2:30 तक टीचर्स के लिए रहेगा और स्टूडेंट्स के लिए 10 से और 2 का टाइम रहेगा। तो कैसे ये निर्णय लिया गया सर? इसमें एक तो शीतलहर शुरू हो चुकी है और सुबह 1 घंटे का रिलैक्सेशन बच्चों को टीचर को दिया गया है ताकि ये किसी भी तरह का इफेक्ट उनकी सेहत पर ना पड़े। और दूसरा, रूटीन में भी दिसंबर में स्कूल का टाइम 9:30 से 3:30 बजे तक। तो पहले क्या रहा था? पहले क्या था सर? इससे पहले टाइमिंग क्या थी? इससे पहले 8:30 से 1:30 टीचर्स के लिए था और 9 से 12 का स्टूडेंट्स के लिए। तोशाम क्षेत्र में पिछले 3 दिन से पड़ रही धुंध की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। धुंध ने सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। वाहन चालकों को काफी सावधानी के साथ सड़कों पर वाहनों को चलाना पड़ रहा है। उधर दूसरी तरफ सड़क के किनारे दुकानदारों के काम भी इससे काफी प्रभावित हुए हैं और साथ ही उन्हें भी हादसों का डर सता रहा है। हालांकि किसानों के लिए ये धुंध काफी फायदेमंद साबित होगी। किसानों का कहना है कि धुंध के बढ़ने से फसलों में पानी कम देना पड़ेगा और फसलों में वृद्धि भी होगी। आपकी रोड के साइड में दुकान है और लगातार सर्दी और धुंध बढ़ती जा रही है, तो इससे आपकी दुकानदारी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? इससे हमारी दुकानदारी पे रोड की साइड में दुकान होने के कारण धुंध के कारण लगातार मान ले भाई नहीं तो कोई कस्टमर आवा और रोड दुर्घटना के चांसेस बढ़ रहे हैं। काम धंधे बिल्कुल मंदे हैं धुंध के कारण। अब जो ये सर्दी और धुंध पड़नी चालू हुई है, तो आप खेती करते हैं, तो आपकी खेती के लिए क्या ये अच्छी है या बुरी? अच्छी है या बढ़ोतरी होगी, ठंडी की फसल है। तो इससे आपकी को क्या क्या फायदा होगा? इसका फायदा होगा, खूब अच्छी बढ़ोतरी होगी, फल अच्छा होगा, पानी की कमी होगी, मतलब पानी कम देना पड़ेगा। तो इससे आपको पानी कम डालना पड़ेगा और ये आपकी फसल के लिए अच्छी। हाँ, एक पानी में पक जाएगी। आपकी रोड के साइड में दुकान है और लगातार सर्दी और धुंध बढ़ती जा रही है, तो इसके कारण आपकी दुकानदारी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? नुकसान है, ज़्यादा धुंध है, रोड के ऊपर दुकानदारी करा। हाँ, धुंध में दिखे कोई नहीं, साधन अंदर ना घुसे, डर रही जा है इसका। और काम भी मंदे हो रहे हैं, दिन छोटे छोटे हो रहे हैं। 12 बजे काम चालू हो से 4-5 बजे बाद में काम बंद हो जाए, तो नुकसान ज़्यादा है इसका। लेकिन खेती के लिए अच्छी बता रहे हैं। खेती के लिए अच्छी है, पर आपके लिए ये काम धंधे के लिए नुकसानदायक है। काम मंदे हैं इसमें और रोड के सारे दुकानदारी उसमें डर भी बना रहे। उसमें आपको खतरा बना रहे जी, साधन का नीचे न तारता नहीं, साइड लेता नहीं, दिक्कत से आओ। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से अध्यापक पात्रता परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। पहले दिन शनिवार को लेवल 3 पीजीटी की परीक्षा जिला मुख्यालय के 9 परीक्षा केंद्रों पर हुई। इस परीक्षा में 2653 परीक्षार्थियों ने भाग ले रहे हैं। शुक्रवार सुबह प्रश्न पत्र लेकर गाड़ी लघु सचिवालय पहुंची। यहां पर अधिकारियों की निगरानी में गाड़ी से ट्रंक उतरवाए गए और ट्रेजरी में रखे गए। खास बात यह है कि महिला परीक्षार्थियों को मंगलसूत्र पहनने, बिंदी और सिंदूर लगाने की छूट रहेगी। इसके अलावा सिख परीक्षार्थी धार्मिक आस्था के चिन्ह परीक्षा केंद्र में ले जा सकते हैं। जो अधिकारी जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए सेंटर वाइज, उनकी मीटिंग लेकर सबको दिशा निर्देश जो बोर्ड के थे वो दे दिए गए हैं और सबको बोर्ड की बुकलेट दे दी हमने। और किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी या कोई किसी को संशय ना हो, उसके लिए जो है हमें एक एस्टेट ग्रुप क्रिएट कर लिया है, ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है किसी प्रकार की तो उसको आप जो है उसके माध्यम से या हमें टेलीफोन के माध्यम से। और 2 कंट्रोल रूम हमने स्थापित कर लिए, एक डीसी ऑफिस में और एक हमारे डी ऑफिस में, जहाँ 4 हमने टीचर्स के ऑफिसर्स। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। अंबाला उपायुक्त विक्रम सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना रोधी दोनों डोज लगाए जाना जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जिन्होंने अभी तक कोरोना की दूसरी डोज नहीं लगवाई है वे अपनी डोज लगवाना सुनिश्चित करवाएं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो इसमें मेनली 3 मुद्दे मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा था और आपके माध्यम से अंबाला वासियों के समक्ष। सबसे पहला हमारी जो कोविड के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन चल रही है तो उसकी फर्स्ट डोज जैसा कि आप सभी को पता है हमने सितंबर में पूरी कर ली थी, 100% अचीव हो चुकी थी। तो सेकेंड डोज की जो प्रतिशत है वो 93 है आज की डेट में। तो वो जल्दी से जल्दी हमारा टारगेट है कि अगले हफ्ते के अंदर वो पूरी कर लें। तो इसमें मैंने भी विजिट्स करी है, बल्कि मैं कल ही बल्कि घरों पे भी गया था जहाँ पे हमारी टीम्स, मोबाइल टीम्स लगी हुई है, बल्कि फैक्ट्रीज़ में भी जहाँ पे एम्प्लॉयज़ कुछ काम कर रहे हैं वहाँ पे भी गया था मैं। तो उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनने फर्स्ट डोज लगवा ली और जो एलिजिबल हो गए सेकेंड डोज के, पर वो आगे आ नहीं रहे। तो आप सभी के माध्यम से मेरा उन सभी से आग्रह है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी सेकेंड डोज लगवा लें, ताकि अंबाला को हम पूरा 100% सेकेंड डोज वैक्सीनेशन पूरी कर दें। तो इसमें सिर्फ 7% के करीब लोग बचे हैं। 7% में अगर हम माने कि करीब 55,000 के करीब लोग बचे हैं, तो ये डेली जितनी हमारी एवरेज हो रही है 10,000 के करीब हम डेली वैक्सीनेशन लगा देते हैं। तो इसमें जल्दी से जल्दी करके 5 से 7 दिन के अंदर हम कवर करने की कोशिश। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से 3 करोड़ की लागत से हरियाणा की जेलों का पहला पेट्रोल और सीएनजी पंप कम जनरल स्टोर कुरुक्षेत्र जेल में लगने जा रहा है। हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों से पहल करते हुए हरियाणा में लगने वाला यह सबसे पहला सीएनजी पंप कुरुक्षेत्र जेल में बंद कैदियों द्वारा संचालित किया जाएगा। कुरुक्षेत्र जेल अधीक्षक सोमनाथ जगत ने बताया कि कुरुक्षेत्र जेल में तेलंगाना, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों की तर्ज पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत होगी। हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों से पहल करते हुए हरियाणा में लगने वाला यह सबसे पहला सीएनजी पंप कुरुक्षेत्र जेल में बंद कैदियों द्वारा संचालित किया जाएगा। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरे 5 साल हो गए हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता को ये मालूम नहीं है कि पिछले 5 एचसीएस नागर भर्ती प्रकरण को लेकर तोशाम के युवा छात्र छात्राओं ने तोशाम के एसडीएम मनीष कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से छात्र छात्राओं ने मांग की है कि एचसीएस नागर और हाल ही में पकड़े गए रॉबिन नामक व्यक्ति ने फर्जी तरीके से अयोग्य लोगों को पैसे लेकर भर्ती करवाया है। इससे सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। योग्य लोग भ्रष्टाचार के कारण भर्ती नहीं हो पाए, इसलिए सरकार को तुरंत दोनों मामलों की सीबीआई जांच करवानी चाहिए। जो आप ज्ञापन देने आ रहे हैं यहाँ पर और ये प्रदर्शन के इसके बारे में बताएं, किस लिए कर रहे हैं? ये नागर प्रकरण के लिए है। जैसे कि भर्तियाँ होती हैं, कई बार कैंसिल कर देते हैं, कई बार लीक होती हैं। अब की बार बहुत बड़े पैमाने पर लीक हुई हैं। पकड़ा गया नागर, फिर भी कोई जांच नहीं की गई इसके ऊपर। हम जैसे बच्चे पढ़ते हैं फिर भी पोस्ट नहीं मिलती, क्योंकि धांधली की वजह से हमारी पोस्ट चली जाती है और जो बच्चे नहीं पढ़ते उनकी उन्हें पोस्ट मिल जाती है। इसलिए हम इसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि जो पकड़े गए हैं वो उनके ऊपर जांच हो और जो सारी भर्ती हो वो अच्छी तरह से की जाए। इसके बारे में बताएं, किस लिए जो आज जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ज्ञापन देने आए हैं, हम तहसीलदार के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ये कहना चाहते हैं कि जितनी भर्तियाँ हो रही है दिखा पारदर्शी जाता है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी मात्रा में धांधली हुई है। जो नागर प्रकरण है उसकी सीबीआई जांच हो, उसके पास पैसे मिले हैं उसके बावजूद ही उसको अच्छे से क्लीन चिट दे रहा है, ये एक निंदनीय विषय है। और एक जो आप कल ही पकड़ा गया रॉबिन, उसने ये खुलासा किया कि राजनीति हस्तक्षेप है इसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में। ये बहुत बड़ा एक गिरोह है जिसका पूरा पर्दाफाश होना चाहिए। इसकी सीबीआई मांग की जांच करते हैं ताकि पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिल सके। देश भर में बढ़ रही महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में बहादुरगढ़ में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। कांग्रेस नेता अरुण खत्री के नेतृत्व में बहादुरगढ़ शहर में जोरदार प्रदर्शन किया गया। लाइन पार्क क्षेत्र से शुरू हुआ प्रदर्शन बहादुरगढ़ के रेलवे स्टेशन, रेलवे रोड से होते हुए लाल चौक तक पहुंचा।
यहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेसी नेता अरुण खत्री का कहना है कि देश भर में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। आम आदमी महंगाई के बोझ तले दबा जा रहा है। पर पत्रकार महोदय, आज हम सब ने अपने मेरे निवास स्थान से सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, हमने राज्यसभा दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में और विधायक राजेंद्र जी के कुशल मार्गदर्शन में मेरे निवास स्थान से शुरू करके माल गोदाम रोड से होते हुए रेलवे रोड और काठमंडी और अब लाल चौक पर हमने महंगाई का पुतला फूका, भ्रष्टाचारी के विरोध में पुतला फूका है और बेरोजगारी के विरोध में पुतला फूका है। क्योंकि बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई थी, इन्होंने लोगों से वायदा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। हुआ इसके विपरीत। आज बेरोजगारी अपने चरम पर है, शीर्ष पर है, भ्रष्टाचारी भी अपने चरम पर और शीर्ष पर है। क्योंकि बेरोजगार निजीकरण कर कंपनियों से युवाओं को बेरोजगार कर दिया गया है और नौकरियां देने का जो वादा इन्होंने किया था उसको अधूरा छोड़कर इन्होंने विश्वासघात किया है युवाओं के साथ। और महंगाई जो दूसरा मुद्दा है और भ्रष्टाचारी का मुद्दा है, अनिल लागर के रूप में भ्रष्टाचारी का मुद्दा आप सबके समक्ष आया है। जो 1 करोड़ की रिश्वत लेते हुए HPSC के चेयरमैन थे वो पकड़े गए हैं। बेरोजगारी जो आज हमारे देश में जब कांग्रेस की सरकार थी, जब 450 रुपये का गैस सिलेंडर था और डीजल पेट्रोल के दाम 50 से 55 रुपये होते थे, उस समय पर ये बीजेपी के नेता नगन होकर प्रदर्शन करते थे। परंतु आज उनकी आत्मा सोई हुई है। आज वो नेता कहाँ हैं, जबकि डीजल और पेट्रोल के दाम 90 से 100 पहुँच चुके हैं और रसोई गैस का जो सिलेंडर है वो 900 रुपये हो चुका है। तो मैं बीजेपी सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस जनता की तरफ कोई दया भाव दिखाकर इस महंगाई को कम करे, अन्यथा हम जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और जितने हमारे नेतागण हैं वो सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक जनता के हितों के लिए, युवाओं के हितों के लिए ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। सोनीपत में सोशल मीडिया पर मेयर निखिल मदान के नोटपैड पर गौ चरण की भूमि को कब्रिस्तान के लिए दिए जाने का एक पत्र वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर पत्र के वायरल होने पर गौ सेवकों और गौ भक्तों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर महापौर निखिल मदान का पुतला फूका और जबरदस्त नारेबाजी की। गौ सेवकों का कहना है कि किसी भी सूरत में गौचरण की भूमि कब्रिस्तान नहीं दी जाएगी। वहीं मेयर ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये पत्र पूरी तरह से फर्जी है। ये प्रदर्शन निखिल मदान के खिलाफ कर रहे हैं। देवडू गांव में गौचरण की भूमि जो है कब्रिस्तान के लिए लॉट कर रहे हैं। उनका भी एक पत्रक भी आया था और उसको ध्यान में रखते हुए सारा विषय हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, गौ सेवक हैं, सभी हिंदू समाज के जो संगठन हैं सभी यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं और आज उनका पुतला लेकिन उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की छेड़छाड़ किया है, ये उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं आदेश में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वे अपनों के बचाव के लिए इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं और वायरल करा रहे हैं कि ये फेक है। ये फेक कैसे हो सकता है? तो उनके लेटर हेड पे सारा विषय लिखा हुआ, उनके हस्ताक्षर है, सब कुछ है। तो वो अपने बचाने के लिए इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। प्रदर्शन के जरिए क्या मांग कर रहे हो? प्रदर्शन के जरिए मांग कर रहे हैं यहाँ जो जमीन है गौचरण की जो भूमि है उसको खाली कराई जाए। ये बोल रहे हैं कि हमने जांच क्या दे दी है। जांच कौन सी है? उसको लिखित में है, सब कुछ पटवारी है, तहसीलदार है, उसको देखो। और कह रहे हैं 1 वर्ष हो गया अब तक खाली नहीं करा पाया, आगे क्या कराएंगे? हमारी मांग ये है कि उस गौचरण भूमि को और जो अन्य भूमि है उसको खाली कराई जाए। ये इस पर सभी देवडू गाँव के व्यक्तियों का अधिकार है। राम राम साथियों, कल शाम से एक सोशल मीडिया पे ज़मीन को लेकर एक मुद्दा चलाया जा रहा है कि नगर निगम द्वारा और मेयर द्वारा एक ज़मीन किसी समुदाय को दी गई है। ये एक बिल्कुल झूठी खबर है। ऐसी कोई भी खबर जो सोशल मीडिया पे चलाई जा रही है ये सिर्फ़ और सिर्फ कोई शरारती तत्व द्वारा चलाई जा रही है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और साथ में आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी ज़मीन किसी समुदाय को या किसी भी धर्म या मजहब को दी जाती है नगर निगम द्वारा या सरकार द्वारा, तो वो पहले हाउस में पास होकर सरकार को उसका प्रस्ताव भेजा जाता है, उसके बाद वो ज़मीन सरकार द्वारा दी जाती है। तो ये ऐसी झूठी अफवाहों से बचें और साथ में जो ये मैसेज चला रहे हैं उनके ऊपर हम कार्रवाई भी करवाएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।